हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ऐसी यूपी स्पेशल की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां। जनजातियों पर बात करेंगे। देखिए भाई, जनजातियां क्या होती हैं। सामान्यतः हम लोग जो जंगल में मनुष्य निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं? जनजातियाँ। ऐसे लोग जो बहुत समय से अपने रहन सहन, संस्कृति, भोजन, वेशभूषा को बहुत समय से संजोए हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? जनजातियाँ। ये सामान्यतः जंगलों में निवास करती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जनजातियाँ जंगलों में निवास करें। उनको क्या कहेंगे? जनजातियाँ। अगर जनजातियों से यूपी स्पेशल में अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, सन 8 अगस्त 1994 को एक आयोग का गठन होता है। आयोग का गठन। कौन सा आयोग? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। आयोग का गठन होता है। इसका गठन होता है कब होता है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 8 अगस्त 1994 को इस आयोग का गठन होता है। और ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 1995 से, जून 1995 से। ठीक, यहाँ तक कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइए। बताइए भाई, कमेंट करिए। देखिए, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करते हैं भारत में कुल जनसंख्या का। 1.09% भाग अनुसूचित जाति का निवास करती है। अनुसूचित जाति का है। अगर हम भारत में देखें, अगर भारत में 100% हम लोग जनसंख्या मान लें तो उसमें से कितना भाग? 1.09% भाग किसका है? अनुसूचित जाति का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम भारत में कुल जनसंख्या की बात करें और उसमें 1.09% ऐसा भाग है जो कि अनुसूचित जाति का है और ये भाग भारत में निवास करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो इसमें यूपी की भी बात करेंगे। यूपी में कुल जनसंख्या फिर या फिर ऐसे आप लिख लीजिए, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है भाई? अगर प्रतिशत में पूछी जाए, बताइए, किसी को पता है? कमेंट करके बताइए कितनी है? ये 11,34,273। या फिर ऐसे परसेंटेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.6%। ये यूपी में निवास करती है इतनी जनसंख्या। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ये आंकड़ा किसका है? जनगणना 2011 का। इस जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जाति की संख्या 11,34,273। अगर हम इसे परसेंटेज में देखना चाहें तो 0.6% निवास करती है। ठीक है भाई, बताइए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, सन 1967 में सन
1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के आदेशानुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार पांच जातियों को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। किसका भाई? 5 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा, अनुसूचित जाति का दर्जा। दिख रहा है यहाँ तक भाई? देखो कैमरे में, यहाँ तक दिख रहा? देखिए वो कौन कौन सी जातियाँ थी। नंबर 1 पर यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहली जनजाति कौन सी थी? थारू जनजाति। दूसरे पर कौन सी आएगी? बुक्सा। बुक्सा को और क्या कहते हैं? बोक्सा भी कहते हैं, बोक्सा। लेकिन बात एक ही है, बुक्सा कहें या बोक्सा कहें, ठीक है। तीसरी कौन सी है? राजी। चौथी भोंटारी, भोंटारी। और पांचवी कौन सी है? बताइए भाई। थारू, बुक्सा, राजी और भोंटारी। बताइए भाई पांचवी कौन सी है? कमेंट करिए, बताइए पांचवी कौन सी है? जौनसारी, जौनसारी। लेकिन आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में हम इन 2 जनजातियों को ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण ये है कि जब यूपी और उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड एक अलग राज्य हो गया और ये 3 जनजातियां किसके हिस्से में चली गई? उत्तराखंड के हिस्से में, उत्तराखंड के हिस्से में। और ये जो 2 जनजातियां थारू और बुक्सा, ये यूपी में रह गई। किसमें? यूपी में। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सन 1967 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार 5 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। उनमें से 5 जातियां कौन कौन सी थी? थारू, बुक्सा या बोक्सा, राजी, भोंटारी और जौनसारी। इसमें से 2 जब यूपी और उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो इसमें 2 जो जनजातियां थीं, ये वाली थारू और बुक्सा, ये जनजातियां यूपी के हिस्से में आ गईं और राजी, भोंटारी और जौनसारी ये कहाँ पर रह गईं? उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइए। चलो भाई इसको हटाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए सन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिया गया, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। देखिए सन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इससे पहले 1967 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उसमें से कितनी यूपी में थी? बची थी 2, क्योंकि 3 तो उत्तराखंड के हिस्से में चली गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि 10 जनजातियों को 2003 में शामिल किया गया और 1967 में 2 जनजातियों। तो कुल जनजातियाँ कितनी हुई उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियाँ कितनी हुई? कुल जनजातियाँ कितनी हुई? 12। कैसे? 1967 में 5 शामिल की गई। उनमें से जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में कितनी जनजातियां आई? 2। उनको जोड़ते हैं 2। और 2003 में 10 जनजातियों को और शामिल किया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो कुल जनजातियां कितनी हुई? 12। अब अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है जनजातियों की, बताइए
कितनी जनजातियां हैं? तो 12 जनजातियां हैं। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जाए कि यूपी में वर्तमान में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, तो कितनी? 12 जनजातियां हैं जो निवास करती हैं उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आ गई? वर्तमान में, यहां पर लिख लिए वर्तमान में। किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है कहाँ पर? सोनभद्र में। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है। ये 1 नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ? बलिया में। बलिया में सबसे ज़्यादा, सोनभद्र में। अगर इसमें भी नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है बलिया। किसी कोई दिक्कत? बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत? बताइए भाई, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। ये 1 नंबर पर आता है। अगर सबसे ज़्यादा जनजातियों की बात की जाए कि जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं, तो सोनभद्र में। दूसरे नंबर पर बलिया। सबसे कम जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बताओ भाई, सबसे कम जनजाति निवास करती है, बताइए भाई, कहाँ पर? बागपत जिले में। ठीक है, और कोई जनजाति निवास नहीं करती, ऐसे जिले को बताइए कोई जनजाति निवास नहीं करती है। कोई जनजाति निवास नहीं करती, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कोई जनजाति नहीं निवास करती, ऐसे जिले का नाम बताइए। निवास नहीं करती, बताइए भाई, बताइए ऐसे जिले का नाम बताइए जहां पर कोई जनजाति निवास नहीं करती। तो ऐसे 2 जिले हैं, कौन कौन से? अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन, यहां पर कोई जनजाति निवास नहीं करती उत्तर प्रदेश में। बताइए भाई, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए, और एक प्रश्न पूछा जाता है। अब जनजातियों से सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता, उसको घुमा देता है। वो पूछता है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए भाई। यह थारू जनजाति सबसे बड़ी है। और प्रश्न और घुमा के पूछता है, ये पूछता है सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समूह, बताइए भाई कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? बताइए, कमेंट करिए, बताइए सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड जनजाति। गोंड। बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर मिलेगी? कहाँ पर? सोनभद्र में। दूसरे नंबर पर बलिया। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। दूसरे नंबर पर बलिया। सबसे कम जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बागपत में। और कोई जनजाति नहीं निवास करती, ऐसे उत्तर प्रदेश में 2 जिलों के नाम बताइए। तो कौन सा? अयोध्या और जालौन। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। और सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड। देखिए, सबसे बड़ी जनजाति और सबसे बड़ी जनजाति समूह में अंतर है। अगर यहाँ पर 10 लोग हैं जनजातियों के और यहाँ पर 8 लोग हैं, अगर ये छोटे क्षेत्र में हैं और ये बड़े क्षेत्र में हैं, यहाँ पर देखिए 10 लोग निवास कर रहे हैं जबकि ये क्षेत्र छोटा है, और यहाँ पर 8 लोग निवास कर रहे हैं जबकि ये क्षेत्र बड़ा है, ये सबसे बड़ी जनजाति कही जाएगी और ये सबसे बड़ा जनजाति समूह कहा जाएगा, क्योंकि इसका एरिया ब्रॉड है और इसका छोटा है, जबकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा और यहाँ पर कम है। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी जनजाति थारू, सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निवास करती है। देखिए, अगरिया, पहरिया, भुइयां, बैगा और पठारी, ये सभी जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं? अगरिया, पहरिया, भुइयां, बैगा और पठारी। बताइए भाई कहाँ पर निवास करती हैं? देखिए, अगरिया, पहरिया और सहरिया 3 जनजातियां हैं जिनके नाम एक जैसे पढ़ने में लगते हैं, लेकिन अगरिया और पहरिया ये 2 अलग निवास करती हैं और सहरिया अलग निवास करती है। अगरिया, पहरिया, भुइयां, बैगा और पठारी ये फिर सभी कहाँ पर निवास करती हैं? सोनभद्र में। सोनभद्र में। बताइए भाई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट कमेंट करके बताइए। किसी को कोई डाउट? चलिए भाई आगे देखिए, यहां पर देखिए, गोंड ये अलग है। अगरिया, पहरिया, भुइयां, बैगा और पठारी ये कहाँ पर निवास करती हैं? ये सोनभद्र में। आगे देखिए, गोंड, धुरिया, नायक, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी और कौन सी? गोंड, धुरिया, नायक, पठारी और कौन सी? राजगोंड। राजगोंड। राजगोंड यहाँ तक दिख रहा है? देखो भाई कैमरे में देखो, यहाँ तक दिख रहा है। ये देखिए सभी कहाँ पर निवास करती हैं? ये कहीं एक जगह निश्चित रूप से निवास नहीं करती, कई जिलों में करती हैं। जैसे सोनभद्र, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर और आजमगढ़। ये कई जगह पर मिलती हैं। कौन कौन सी? गोंड, धुरिया, नायक, पठारी और राजगोंड कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, ये सभी यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं पंखा और पनिका। पंखा और पनिका। पंखा, पनिका, बताइए भाई कहां पर निवास करती है? पंखा, पनिका जनजाति कहां पर निवास करती है? ये करते हैं सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र, सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आपको इकट्ठा करके लिखवा रहे हैं ताकि याद करने में आसानी रहे, और हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि इसे आप पढ़ने के बाद जल्दी से याद कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चेरो की। चेरो जनजाति, चेरो, चेरो जनजाति बताइए भाई कहां पर निवास करती है? चेरो, चेरो जनजाति कहां पर निवास करती है? ये करती है सोनभद्र, सोनभद्र और चंदौली में। चेरो कहां पर मिलेगी? सोनभद्र और चंदौली में। ठीक है, अब देखिए सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? सहरिया, सहरिया हमने आपको बताया था अगरिया, पहरिया और सहरिया ये तीनों जनजाति अलग निवास करती है। अगरिया और पहरिया कहां पर निवास करती है? सोनभद्र में। और सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? ये करती है ललितपुर में। ललितपुर, ललितपुर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? बताओ भाई, तो कहां पर? ललितपुर में। खरवार या खैवार, आगे देखिए खरवार या खैवार,
खरवार, ये भी कई बार पूछी गई है। खरवार या फिर खैरवार, बात एक ही है, जनजाति क्या एक ही है, खरवार कहिए या फिर खैरवार कहिए, दोनों नाम अलग अलग हैं जबकि जनजाति एक है। खरवार या फिर खैरवार, बताइए कहाँ पर निवास करती है? ये करती है सोनभद्र, देवरिया, और कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र, देवरिया, बलिया और वाराणसी। सोनभद्र, देवरिया, बलिया और वाराणसी। बलिया और वाराणसी। खरवार या खैरवार जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र, देवरिया, बलिया और वाराणसी। ठीक है, एक और लिख लीजिए, बुक्सा। बुक्सा जनजाति, ये बहुत पूछी जाती है, बुक्सा। बताइए भाई, बुक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बुक्सा, ये मुख्य रूप से जो पेपर में ऑप्शन मिलता है वो कहाँ का मिलता है? बिजनौर का। बिजनौर में बुक्सा जनजाति कहाँ पर मिलेगी? बिजनौर। बिजनौर। चलिए एक और रह गई थारू जनजाति, उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़े, वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। बुक्सा कहाँ पर मिलेगी? बिजनौर में। चलिए भाई इसको हटाइए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं थारू जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई यूपी की परीक्षा हो या फिर किसी अदर स्टेट की। ठीक है, कहने का मतलब, या फिर किसी केंद्र सरकार के लेवल की परीक्षा हो, थारू जनजाति से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। थारू जनजाति, थारू, देखिए थारू जनजाति जो है, ऐसा माना जाता है कि थारू जनजाति अपने उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं है। ये कहाँ की थी पहले जनजाति? ये राजस्थान की थी और थार में निवास करती थी। जो मरुस्थल है राजस्थान का, उसे कहते हैं थार का मरुस्थल, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये थारू जनजाति, वहीं से नाम पड़ा, थार के मरुस्थल से। कहाँ से? थार के मरुस्थल से, वहाँ से विस्थापित होकर कहाँ पर आ गई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं थारू जनजाति किस वंश की है? इसका वंश कौन सा है? किरात वंश। किरात वंश, किरात वंश की जनजाति है, लेकिन ये अपने आप को किरात वंशी मानती नहीं है। ये कहती है कि हम राजपूत सिसोदिया वंशी हैं। कौन से? मानती किसे है? मानती किसे है? सिसोदिया, सिसोदिया वंशी राजपूत कहती है कि मेरा वंश कौन सा? सिसोदिया वंश राजपूत। लेकिन ये है कौन सी? किरात वंश की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति का वंश कौन सा है? किरात वंश। ठीक है, किस धर्म को मानती है? तो ये हिंदू धर्म को मानती है। हिंदू धर्म को। किसकी पूजा करती है? महादेव की पूजा करती है, मुख्य रूप से महादेव की पूजा करती है। महादेव की पूजा ये हिंदू धर्म को मानने वाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ें। बताइए भाई, आगे बढ़ें। चलिए भाई देखिए, आगे बढ़ते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल। मुख्य भोजन क्या है? चावल। और इससे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति जाड़ नामक मदिरा बनाती है और उसका सेवन भी करती है? जाड़ नामक मदिरा, जाड़ मदिरा, ये किससे बनाती है? चावल से बनाती है। ये चावल से बनाती है। जाड़ नामक मदिरा थारू जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। किससे? चावल से बनाई जाती है और ये इसका सेवन भी करती है। याद रहेगा आपको, जाड़ नामक मदिरा थारू जनजाति चावल से बनाती है। इसके बाद देखते हैं कृषि। कृषि मुख्य रूप से किसकी कृषि करती है? चावल की या फिर धान की। चावल
या फिर इसे धान कहें, बात एक ही है, धान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, बताइए भाई, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। देखिए पारिवारिक व्यवस्था कैसी है इसकी, पारिवारिक व्यवस्था यहां तक दिख रहा है, पारिवारिक व्यवस्था कैसी है? मात्र सत्तात्मक, संयुक्त परिवार है इनका, मात्र सत्तात्मक। कैसा है? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का क्या मतलब है बताइए भाई, मात्र सत्तात्मक का क्या मतलब है? घर की मुखिया जो होगी वो कौन होगी? महिला, उसको कहते हैं मात्र सत्तात्मक। संयुक्त परिवार, थारू जनजाति का परिवार कैसा रहता है? संयुक्त रूप से, संयुक्त परिवार। यहीं पर लिख लीजिए आप, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। पारिवारिक व्यवस्था कैसी है? मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार। बताइए भाई, समझने में कोई दिक्कत है? आप बिल्कुल भी जनजातियों से टेंशन ना लें, सभी आपको याद हो जाएंगी बहुत जल्दी। यहां तक दिख रहा, देखो कैमरे में। चलिए भाई आगे बढ़ें, बताइए। देखिए त्योहार कौन कौन से इसके मनाए जाते हैं? थारू जनजाति कौन कौन से त्योहार मनाती है? त्योहार, हिंदू धर्म के सभी त्योहार मनाती है, हिंदू धर्म के सभी त्योहार, सभी त्योहार मनाती है। सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है इसका? प्रिय त्योहार, प्रिय त्योहार बताइए भाई, सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है? यह मकर संक्रांति और दशहरा, मकर संक्रांति और दशहरा। देखिए मुख्य त्योहार कौन सा है इनका? मुख्य त्योहार, मुख्य त्योहार, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये बजहर, बजहर, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा, और ये हिंदी के महीने ज्येष्ठ में मनाया जाता है, ज्येष्ठ माह में। बजहर नामक त्योहार थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ज्येष्ठ माह में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए हिंदू धर्म में जो दिवाली मनाई जाती है, दिवाली, दिवाली या फिर दीपावली एक ही बात है, इसे शोक के रूप में मनाती है, शोक के रूप में, शोक के रूप में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ा जाए। त्योहार कौन से? मुख्य रूप से हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं सभी मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रिय त्योहार इनका कौन सा है? मकर संक्रांति और दशहरा। मुख्य त्योहार कौन सा है? बजहर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो किस जनजाति? थारू जनजाति के द्वारा। दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अब देखिए विवाह, विवाह, थारू जनजाति की विवाह व्यवस्था कैसी है? बताइए भाई, थारू जनजाति की विवाह व्यवस्था कैसी है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसी क्लास में जनजातियों में सब कुछ पढ़ लेंगे।
उत्तर प्रदेश की जनजाति में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को यहाँ पर पढ़ लेंगे, कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ेंगे। देखिए विवाह की प्रथा कैसी है, बदला विवाह, बदला विवाह का प्रचलन, बदला विवाह का प्रचलन। अगर आपके साथ ये बेटी का विवाह करते हैं अपनी बेटी का, तो वहाँ से भी एक बहू के रूप में उनकी बेटी को ले लेते हैं, जिसको कहते हैं बदला विवाह का प्रचलन। थारू जनजाति में किसका प्रचलन है, बदला विवाह का प्रचलन। और इसके बाद विधवा विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन। कौन कौन से, बदला विवाह और विधवा विवाह। देखिए विधवा विवाह में ये लोग भोज कराते हैं लोगों को, भोज, विधवा विवाह भोज, विधवा विवाह भोज, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसे ये लोग क्या कहते हैं, इस भोज को क्या कहते हैं बताइए भाई। जो विधवा विवाह में लोगों को भोजन कराते हैं उस भोज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लठवरवा भोज। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लठवरवा भोज किस जनजाति के द्वारा कराया जाता है, या किस जनजाति का लठवरवा भोज किस जनजाति का है, तो कौन सी, थारू जनजाति। लठवरवा भोज, लठवरवा भोज। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, इसे हटाते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। अभी और कुछ पढ़ने को है, थारू जनजाति में अभी कुछ बाकी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए थारू जनजाति की शिक्षा के लिए लखीमपुर में एक विश्वविद्यालय खोला गया। शिक्षा, थारू जनजाति की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लखीमपुर में विश्वविद्यालय भी खोला गया। कहाँ पर, लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी। और इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई। किसने, प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक परियोजना चलाई। कौन सी, थारू विकास परियोजना, थारू विकास परियोजना, थारू विकास परियोजना। कब चलाई गई भाई ये थारू विकास परियोजना, कब चलाई गई, ये चलाई गई 2 अक्टूबर 1980 को, 2 अक्टूबर 1980 को ये योजना चलाई। कौन सी, थारू विकास परियोजना। थारू जनजाति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रदेश सरकार ने, किसने, प्रदेश सरकार ने, यहाँ पर आप लिख लीजिए, प्रदेश सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक परियोजना चलाई, थारू विकास परियोजना। कब चलाई, 2 अक्टूबर 1980 को। शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय, ठीक है, शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया लखीमपुर खीरी में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।